नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिसाइपल गुरु में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की या नदी के कार्यों की बात की थी। आज बात करेंगे सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सागरीय जल में निर्मित स्थलाकृतियाँ किस प्रकार से निर्मित होती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा सागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, तरंगें उत्पन्न होती हैं और कई सारे बल उनमें लगते हैं, तो जिसके कारण से घर्षण नाम से क्रिया होने लगती है। घर्षण क्रिया से ये सारी स्थलाकृतियाँ जो आप अभी बोर्ड पर देख पा रहे हैं सब निर्मित होती हैं। तो आइए बात करते हैं कि स्थलाकृति की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमपीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। पिछली बार जो हमने टॉपिक क्लियर किया था नदियों के बारे में, वहाँ से भी मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए बात करते हैं तटीय कगार या भृंगु। ये क्या होता है, इसे इंग्लिश में कोस्टल क्लिफ्स भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये है, मान लीजिए कोई समुद्र तट है, ये कोई समुद्र है जिसके सामने ये कोई समुद्र तट है। इस तट की जो ढाल आप देख पा रहे हैं, जब ये ढाल सर्वाधिक हो, ढाल क्या हो, सर्वाधिक हो और तट बिल्कुल खड़ा हो, ढाल सर्वाधिक मतलब खड़ा तट, तब इसी पूरी जो संरचना यहाँ पर जो निर्मित हुई है, ये संरचना जो निर्मित हुई है, इसे ही हम क्या कहेंगे, कगार कहेंगे। हम कहते हैं ना कि तुम इस कगार पर खड़े हो, यानी कि ये समुद्र द्वारा निर्मित या समुद्र की सामने जो बिल्कुल सीधा खड़ा ढाल होता है, उसी स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं, कगार कहते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं तटीय कंदरा की। तटीय कंदरा क्या होती है दोस्तों, मान लीजिए समुद्र है और समुद्र के जल द्वारा इसी तट पर, इसी कगार के यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया, अपर्दन करना शुरू कर दिया। अपर्दन करते करते अंदर तक ये अपर्दन कर दिया गया, तो इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है और समुद्री जल इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से जो स्थलाकृति आप देख पा रहे हैं, ये क्या कहलाती है, कंदरा कहलाती है। पिछली वीडियो में हमने जो भौमजल द्वारा निर्मित स्थलाकृति थी उनकी बात की थी, जिनमें कंदराओं का निर्माण हुआ था, जो कि चूना पत्थर या काष्ठ प्रदेशों में बनी थी। ये समुद्र के जल द्वारा तरंगों के माध्यम से इनका घर्षण करके निर्मित हुई है। ठीक है दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं, तटीय कंदरा। इसे लिखेंगे कैसे, समुद्र जल द्वारा तटीय कगार के आंतरिक भागों में किया गया अपर्दन, जिससे क्या निर्मित होता है, तटीय कंदराओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं मेहराब की। आपने मस्जिदों में देखे होंगे मेहराब, मस्जिदों में कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। ये मान लीजिए ये कोई मस्जिद है और इस तरह से संरचना निर्मित हो जाती है। तो ये जो भाग है इसे क्या कहेंगे, मेहराब कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, मेहराब। अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है मेहराब का। तो मान लीजिए ये कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है और ये ऊपरी सतह पर कोई कठोर चट्टान है और यहाँ पर आंतरिक भागों में क्या है, मुलायम चट्टान है। अब इस चट्टान के कारण जब सागरीय जल इससे टकराएगा तो यहाँ पर क्या होगा, अपर्दन होना प्रारंभ हो जाएगा और अपर्दन से ये जो क्षेत्र है अपर्दित, पूरा अपर्दित हो जाएगा। यहाँ का जो भाग है, चट्टानी भाग है, वो खाली हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको एक चाप की आकृति दिखाई देने लगेगी। इसे क्या कहेंगे, इसे मेहराब कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं स्टेक की। ये स्टेक क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जब यही मेहराब, इसके जो आधार स्तंभ में जब ये कमजोर पड़ने लगते हैं, इनमें दरारें पड़ने लगती हैं, तो जो ऊपर का जो भाग आप देख पा रहे हैं, ये क्या होता है, नीचे गिर जाता है और कुछ इस तरह से स्तंभ बाकी रह जाते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, हम स्टेक कहेंगे। इसे कैसे लिखेंगे, सागरीय जल द्वारा चट्टान के मुलायम भाग अपर्दित कर देने से उसके आधार स्तंभ कमजोर हो जाते हैं, जिससे कि निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है, स्टेक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे बात करते हैं अगली निर्मित स्थलाकृतियों की। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ और निर्मित स्थलाकृतियों की। इसमें है पुलिन। पुलिन को इंग्लिश में बीच कहते हैं। आप जानते होंगे गोवा का जो बीच है, मान लीजिए ये कोई समुद्र तट है। क्या है, समुद्र तट है। अब इस तट पर जो सागरीय जल द्वारा क्या होगा, अवसादों का निक्षेपण होगा। किसका निक्षेपण होगा, अवसादों का निक्षेपण होगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपने देखा होगा समुद्र तट पर अवसादों का ये निक्षेपण होगा और इससे कुछ स्थल भाग का निर्माण होगा। इसी स्थल भाग को हम क्या कहेंगे, पुलिन या बीच कहेंगे। इन अवसादों में गोलाश्म में भी होते हैं और कुछ अवसाद बालू के रूप में भी होते हैं। बालू आप जानते होंगे, रेत को बालू कहते हैं।
गोलाश्म, जो गोल गोल पत्थर होते हैं उन्हें हम गोलाश्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद निर्माण होता है रोधिका का। रोधिका को हम बार्स भी कहते हैं। मान लीजिए ये कोई समुद्र तट है, इस समुद्र तट से कुछ दूरी पर, समुद्र तट से कुछ दूरी पर अवसादों का निक्षेपण इस प्रकार हो जाए कि बीच में कुछ यहाँ पर जल भाग शेष रह जाए। जल भाग क्या रह जाए? शेष रह जाए, यानी कि अवसादों का निक्षेपण समुद्र तट से कुछ दूर होता है, जो क्या करती है? समुद्र तट को बंद कर देती है, रोक देती है। इसे हम क्या कहते हैं? रोधिका। रोधिका यानी रोक देना, रोक देने वाली स्थलाकृति का निर्माण होता है, जैसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रोधिका, या इंग्लिश में से बार्स कहते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लैगून झीलों की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि लैगून झीलें किसे कहते हैं। अब बात करते हैं लैगून झीलों की। तो आपने जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखा होगा, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आंतरिक भागों में कुछ झीलों का निर्माण हुआ है। आंतरिक भागों में झीलें, यानी कि बात करते हैं थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। मान लीजिए समुद्र तट है और इस समुद्र तट को काट कर, अंदर की ओर काट कर कुछ जो समुद्र का जल है वो आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाए और इस रोधिका का निर्माण यहाँ पर हो जाए। इस रोधिका का निर्माण हो जाए तो जो आंतरिक जल से निर्मित झीलें हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? लैगून झीलें। इसका उदाहरण आप एग्जाम्पल जरूर लिखें एग्जाम में। उड़ीसा की चिल्का झील, आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील और केरल में वेम्बानाथ झील इसके बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। एग्जाम्पल जरूर लिखें, पेपर में अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं तटरेखा की। जो पूरा समुद्र तट है जहाँ पर अभी अवसादों का निक्षेपण हुआ था, उस पूरे स्थल भाग को, जो स्थल भाग जिसमें अवसादों का निक्षेपण हुआ था, उसे भी हम क्या कहते हैं? तटरेखा भी उसे हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं टोम्बोलो। ये थोड़ा सा नया, कुछ ज़्यादा है नहीं। टोम्बोलो की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई समुद्र तट है और ये समुद्र तट है और इसके आसपास कोई द्वीप है। ठीक है दोस्तों। तब उस द्वीप को मिलाने वाली रोधिका, उस द्वीप को मिलाने वाली रोधिका, इसी को हम क्या कहेंगे? टोम्बोलो कहेंगे। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जो भारत और श्रीलंका, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र और जो श्रीलंका है उसके बीच में जो राम सेतु निर्मित हुआ है उसे हम टोम्बोलो कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो समुद्र तट से कुछ दूरी पर किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टोम्बोलो कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आशा है आपको ये कुछ जो सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और स्थलाकृतियों की जो हिमानी द्वारा और पवन द्वारा निर्मित होंगी। तब तक के लिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।